सो स्टार्ट विद द चैप्टर। जो बच्चे नए ऐड हुए हैं, आप एक सेपरेट कॉपी बनाइए। आई होप इफ यू आर डूइंग द डेमोज ऑल्सो, देन ऑल्सो यू शुड मेक द नोट्स। कम से कम एक चैप्टर अगर डेमो में 5-6 दिन पढ़ के जाओ तो आप कम से कम वो चीज सीखो, ठीक है। तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाना। ए डी, नई कॉपी से नोट्स बनाना, बिकॉज फर्स्ट कॉपी में ऑलरेडी 3 चैप्टर ही आए होंगे, कॉपी भर गई होगी बहुतों की। जिन्होंने A4 साइज कॉपी बनाई होगी, बहुतों की कॉपी 3 चैप्टर में, अच्छा बच्चे याद, ठीक है। सो नई कॉपी से नोट्स बनाना चालू कर दो, और वो एक कॉपी जो अपन कल से बनाएंगे वो फर्स्ट चैप्टर से वो अलग रहेगी, ठीक है। सो यू कैन मेक द नोट्स फ्रॉम द न्यू कॉपी। वी आर डीलिंग विद द डायनामिक्स। लेट्स स्टार्ट विथ फोर्स। फोर्स बहुत ज्यादा लेमन टर्म्स में, बहुत ज्यादा सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो फोर्स एक्चुअली में है क्या, राइट। फोर्स एक्चुअली में है क्या। तो 2 वर्ड सबसे पहले हमारे मुंह से निकलते हैं, पुश और पुल, राइट। क्या निकलते हैं? पुश और पुल। और अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहे इन चीजों को तो वी कैन से कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, अगर कोई बॉल रेस्ट में रखी हुई जमीन पर, वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द ball, external agent to move the ball, to change its position of rest, to change its position of rest. So force क्या करता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाता है, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करता है, यू कैन से उस बॉडी को एक्सेलरेट करना चालू कर देता है। मान लो कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर वेलोसिटी से, आप उसको एक एक्सटर्नल एजेंट से प्रोवाइड करोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। इन बोथ द केसेस देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। सो फोर्स क्या करता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाता है, कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसके मोशन को क्या करता है? चेंज करता है। चेंज द मोशन, चेंज द यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज फोर्स। एंड फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। क्या है फोर्स? एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट सपोज 2 टाइप का होता है एक्सटर्नल। मान लो कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, राइट, आप फोर्स कैसे लगा सकते हो? इस बॉडी से कांटेक्ट करके, राइट। वी हैव मेक अ कांटेक्ट विद दिस बॉडी। मान लो बॉल रखी है तो पैर ने उस बॉल से क्या किया? कांटेक्ट किया, राइट। तो ये 1 टाइप हो गया जिसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। External agent or force makes the contact with the body in which the force is applied. जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो उस बॉडी के साथ क्या कर रहे हो? आप कांटेक्ट कर रहे हो, तो कांटेक्ट फोर्स। दूसरा एग्जांपल, बिना कांटेक्ट की फोर्स लगाना, बिना और पुश और पुल की फोर्स लगाना। कोई एग्जांपल देगा? कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सीलेंट। मैग्नेटिक फोर्स, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल, किसी भी बॉल को ऐसे पकड़ो, ठीक, उसको छोड़ दो, ग्रेविटेशनल फोर्स। यू टेक द बॉल, ओके, लेट मी स्पीक। आई नो, यू पीपल आर नोइंग, बट यू टेक द बॉल, यहां से बॉल को छोड़ दो। कोई पुश या पुल लगाया? नहीं लगाया। बॉल नीचे की तरफ मूव की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क किया अर्थ के कारण। अर्थ इज अट्रैक्टिंग द बॉल टुवर्ड्स इट, यस और नो? देयर इज नो कॉन्टैक्ट, nothing, still the ball is doing the acceleration. Your ball is experiencing the force. This force is called action at distance. Right? Action is distance. Right? So what is the force? The push or pull of the body which causes the body in motion or which changes the uniform motion of the body is called force. There are 2 types of forces, contact force, action at distance. Contact force में जो एजेंट फोर्स लगा रहा है उसका बॉडी के साथ कांटेक्ट में आना जरूरी है। एक्शन एट डिस्टेंस में दूर से ही फोर्स लग जाता है, कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सो क्या हो जाता है? एक्शन एट डिस्टेंस। फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। एवरीवन, सबको समझ आया? लिखो फोर्स। हाँ भैया। Good. Right. Yes, sir. Okay. Any question? नहीं. लिखो. Force is a physical quantity
force is a physical quantity which causes a motion in a body, which causes a motion in a body, or which opposes the motion of a body, or which opposes the motion of a body, और एक और आएगा, और which changes the direction of the body, which changes the direction of the body. This is something new that we have introduced, which changes the direction of the body. Right? बॉडी के मोशन को चेंज करना देख लिया, बॉडी के मोशन को अपोज करना वो भी देख लेंगे। क्या है उसमें, मान लो कोई बच्चा तुम्हारी तरफ दौड़ के आ रहा है, आप उसको पकड़ लेते हो, राइट? यू आर अप्लाइंग द फोर्स टू अपोजिंग इट्स मोशन, वेरी सिंपल। सो अपोजिंग द फोर्स, राइट, अपोजिंग द मोशन, राइट, चेंजिंग द डायरेक्शन। एनी एग्जांपल ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन? फुटबॉल आ रही थी सर किसी डायरेक्शन से, सर अपन ने सामने से हिट कर दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ओके, वेरी गुड, ये भी हो सकता है, राइट? अगर बहुत अच्छा एग्जांपल देखने चाहते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल देखना चाहते हो, राइट? सो सपोज यहां से आयरन फ्लिंक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही, राइट? यू पुट अ मैग्नेट हियर, दिस मैग्नेट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ these आयरन फ्लिंक्स, yes or no? Yes, the direction will be changed, right? आयरन फ्लिंक्स थी, यहां से यहां मान लो कोई मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल फोर्स के कारण ये मूव कर रही हो, आपने यहां पे मैग्नेट रख दी, ये मैग्नेट इन आयरन फ्लिंक्स के डायरेक्शन को चेंज कर दी, राइट? दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। आप बहुत जगह लाइव एप्लीकेशंस में देखोगे, अभी जब हम इनर्शिया इंट्रोड्यूस करेंगे ना, then you will come to know how the direction of the body will be changed when the force is applied, right? तो अभी बहुत जगह आप ये चीजें देखने वाले हैं। हालांकि डेफिनेशन आपने लिख ली ना फोर्स की, गुड। एक और चीज बताता हूं आपको, एरिस्टोटल फेलेसी, a brilliant scientist of that time, a brilliant scientist of that time, एरिस्टोटल, सबने नाम सुना होगा, फिजिक्स की फील्ड में एरिस्टोटल का नाम सबने सुना, लेकिन एरिस्टोटल फेलेसी का मतलब होता है कि एरिस्टोटल की भी बात तो क्या होगी, गलत हो। कैसे? लेट्स सी। एरिस्टोटल कहते थे कि बॉडी जो है उसको कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए कंटिन्यूअस फोर्स देना जरूरी है। अगर बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो बॉडी का मोशन रुक जाएगा। क्या कहा एरिस्टोटल ने? एरिस्टोटल ने कहा, मान लो किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली मूव करना है तो उसको कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, राइट? आप जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स देना बंद कर दोगे वो बॉडी मूव होना बंद हो जाएगी। अगर एरिस्टोटल की कही हुई बात सही होती तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत हो जाता। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until unless the external force is applied। तो बॉडी तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है, आप एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं दे रहे हो। एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं कि अगर बॉडी को कॉन्टिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स देना जरूरी है भाई। अब एरिस्टोटल ने सही कहा यार, क्योंकि तुम देख लो, अगर किसी बॉल को हिट करते हो वो बॉल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाके रुक जाती है। अगर उस बॉल को कॉन्टिन्यूअसली मूव करना है तो आपको वहां जाके फिर से हिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो एरिस्टोटल बेवकूफ थोड़ी, सही बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने यहां से बॉल को हिट किया, बॉल वहां तक गई, वहां जाके रुक गई, मैंने फिर से हिट किया, तो आई एम कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल फोर्स। क्या गलत कह रहा हूं मैं, राइट? बट होता क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं एरिस्टोटल, वो फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करने के लिए कर रहे हैं। देयर इज अ फोर्स दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स वर्किंग ऑन द फुटबॉल। उस फुटबॉल पे जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है उसको ओवरकम करने के लिए आप एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, ना कि बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए। मान लो अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता, स्लाइडिंग सरफेस होता, आप बॉल को हिट करते, बॉल इनफाइनाइटली मूव करती रहती, कभी नहीं रुकती। लेकिन एरिस्टोटल को फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, वो गैलीलियो ने आके बताया।
तो एरिस्टोटल की बात गलत होगी। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि मैं किसी बॉल पे कॉन्स्टिट्यूसली एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तब जाके बॉल कॉन्टिन्यूसली मूव करेगी, बट दैट इज रॉन्ग बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। आप फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए क्या लगा रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ना कि बॉडी के कांस्टेंट मोशन को रखने के लिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, मेरी बात बताओ, तो बॉल कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती कि नहीं करती रहती? तो फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था एरिस्टोटल को। तो एरिस्टोटल की बात गलत हो गई कि इफ यू वांट टू मूव द बॉडी विद अ कंटिन्यूअसली कांस्टेंट मोशन यू हैव टू प्रोवाइड द एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली। गलत, गलत है। क्यों गलत है? वही बात होगी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं तो वो हम फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करके नहीं लगा रहे हैं भैया, बॉडी के कांस्टेंट मोशन को या यूनिफॉर्म मोशन को रखने के लिए नहीं लगा रहे। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे मैं आपको फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि आप पहले से जानते हो। रगड़, सीधी सीधी सी बात में फ्रिक्शन क्या है? रगड़। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल पाओगे इस स्पेस पे? नहीं चल पाओगे, स्लाइड करके गिर जाओगे, राइट? सो न्यूटन्स लॉ भी जो है वो सारे के सारे नॉन फ्रिक्शनल सरफेस के लिए लगते हैं अपन, वरना न्यूटन्स लॉ गलत नहीं हो जाएगा। अगर सरफेस में फ्रिक्शन है तो बॉडी कॉन्टिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में कैसे मूव करेगी एक्सटर्नल फोर्स की तरफ? तो न्यूटन्स लॉ गलत हो जाएगा। बट न्यूटन्स लॉ इज करेक्ट बिकॉज फ्रिक्शनल लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम, या फ्रिक्शनल फोर्स इज इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम। ठीक है? तो एरिस्टोटल की फैलेसी समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। वेरी गुड, सबको समझ में आई बहुत अच्छे से, गुड। हाँ भैया। तो एरिस्टोटल की बात को गलत ठहराते हैं सबसे पहले गैलीलियो, जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बारिश, पानी अंदर आ रहा, इस साइड को आ जाओ। ओके ओके, सो ओके फाइन। एरिस्टोटल फैलेसी, एरिस्टोटल ने कहा कुछ बात, वो बात गलत हो गई। अब गलत किसी न किसी ने प्रूफ की होगी, किसने की वो बात गलत? तो गैलीलियो। गैलीलियो आए और गैलीलियो ने आते ही किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया? इनर्शिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो सेज वही सेम बात जो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बन जाएगा, वो बात गैलीलियो ने बहुत पहले कह दी, बहुत पहले कह दी थी कि बॉडी को कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। जब तक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती रहेगी, जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे। बिल्कुल उल्टी बात कह दी, कहा कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी, और वो बॉडी अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में तो वो करती रहेगी महाराज, करती रहेगी। बट शर्त क्या है कि जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? नॉन फ्रिक्शनल, नॉन फ्रिक्शनल सरफेस होना चाहिए। आपको एयर रेसिस्टेंस को और फ्रिक्शन को क्या करना है? इग्नोर करना। ये बोले गैलीलियो। तो गैलीलियो ने बात को बढ़ा दिया, फालतू का माथापच्ची कर दी, फिजिक्स की शुरुआत कर दी, लॉज ऑफ मोशन बना दिए न्यूटन ने गैलीलियो की सुनकर। गैलीलियो बोले, क्या बोले? कि देखो भाई, जो भी एरिस्टोटल कह रहा है वो गलत है। क्यों गलत है? कि अ बॉडी कैन मूव इन अ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई, बशर्ते जो क्या है सरफेस से वो नॉन फ्रिक्शनल होना चाहिए। इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट को कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। क्यों कहते हैं? बिकॉज रियलिटी में ये पॉसिबल, रियलिटी में ये पॉसिबल है क्या? कोई सरफेस देखा है जिसका फ्रिक्शन जीरो? नो, एवरी बॉडी हैज सम फ्रिक्शन। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड थॉट एक्सपेरिमेंट, राइट? अ बॉडी इज इन रेस्ट और अ बॉडी इज इन मोशन until unless an external force is provide। कैसे प्रूफ किया गैलीलियो ने? देखो लिखवाऊंगा सब, परेशान मत होना। लेट्स सी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो बस, राइट? एक्सपेरिमेंट करते हैं। He takes some balls, तो सॉरी कुछ बॉल्स ली उन्होंने, ग्लास बॉल्स कह सकते हो, राइट? और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस ली, एक फ्रिक्शनलेस
सरफेस लिया, यहां से गैलीलियो बॉल को छोड़ते हैं, बॉल नीचे आती है, यहां से बॉल ऊपर जाती है सी तक, फिर यहां से बॉल नीचे आती है, फिर यहां से बॉल ऊपर जाती है, राइट। बॉल इज मूविंग कॉन्टिन्यूअसली विथ अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट, और सेम हाइट तक जा रही है, जितना हाइट यहां है उतनी हाइट यहां पे बॉल कवर करती है, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है एंड यू आर लीविंग द बॉल फ्रॉम हियर, इट इज डूइंग द यूनिफॉर्म मोशन। A ball is in motion until unless an external force is applied. अब यहां कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, लेकिन बॉल अपने यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन कर रही है, ये बार बार यहां से नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, होती रहेगी। पहला पार्ट एक्सपेरिमेंट का। दूसरा पार्ट करते हैं गैलीलियो, क्या करते हैं, इस स्लोप को थोड़ा सा कम कर देते हैं। पहले क्या था, जितना थीटा यहां था उतना थीटा यहां था, अब उन्होंने स्लोप को थोड़ा सा कम कर दिया। तो स्लोप को कम करने से घंटा फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। बॉल क्या करने लगी, उसी हाइट तक जाएगी जिस हाइट से छोड़ी गई है, तभी तो वो कांस्टेंट मोशन करेगी। अगर मान लो ये हाइट कम हो गई, ये हाइट कम हो गई, तो ये बॉल वापस यहां तक पहुंच पाएगी क्या? नहीं पहुंच पाएगी। आपका जो क्या कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, जो आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो सारे गलत हो जाएंगे। तो बॉल को उसी हाइट तक जाना है, और बॉल को उस हाइट तक जाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। आप देखो ना, अगर ये इतना स्लोप है, इस स्लोप को कम कर दोगे तो ठीक है, कम कर दो, बॉल यहां आई, बॉल यहां से गई, बॉल को उतनी ही हाइट रीच करनी है तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहीं तक आती तो इतनी हाइट कवर करती, लेकिन नहीं, उसको एच हाइट तक जाना है तो थोड़ा बॉल आगे तक चली, और उसने एच हाइट तक डिस्टेंस कवर किया। फिर यहां से बॉल वापस आई, फिर यहां गई, फिर यहां वापस आई, फिर यहां गई। मोशन विल बी कॉन्टिन्यूअस, मोशन विल बी कॉन्टिन्यूअस। फिर गैलीलियो क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे स्लोप को पूरा खत्म कर देते, ले फिर ऐसे कोई मतलब नहीं, खत्म कर दिया, स्लोप जीरो कर दिया। अब बॉल छोड़ी, अब ये बॉल छोड़ी तो ये बॉल आगे यूनिफॉर्म मोशन से बढ़ती गई, बढ़ती गई, कभी नहीं रुकेंगी। गैलीलियो कहते हैं कभी नहीं रुकेंगी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। सो आवर बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस। समझ में आया तीसरा एक्सपेरिमेंट? ये तीन चीजें की, दिस इज कॉल्ड द थॉट एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? Sir, can you explain the first thing again? First thing again, okay. See, this is theta and this is theta, right? एक पर्टिकुलर स्लोप पे दोनों बॉडी हैं। आपने यहां से बॉल्स को छोड़ा, ये बॉल के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा क्या? ये बॉल यहां से नीचे आई, फ्रिक्शनलेस सरफेस था, ऊपर चली गई, एच हाइट तक गई, जितनी हाइट यहां थी उतनी ही हाइट यहां, क्योंकि ये स्लोप सेम है। और फिर ये बॉल वापस आई, फिर यहां तक गई, फिर ये यहां आई, फिर यहां तक गई। मोशन विल बी कॉन्टिन्यूअसली, नो एक्सटर्नल फोर्सेस वर्किंग हियर, फर्स्ट केस। दूसरे केस में स्लोप को थोड़ा सा कम कर दिया, इस टाइप से करते। अब स्लोप को अगर कम करोगे बेटा, देखो, तो अगर ये बॉल मान लो यहीं तक है, तो इसकी हाइट डिक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? हाइट डिक्रीज हो गई तो फिर ये वापस उतना ही नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अरे एस इज टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट? तो बॉल की कंडीशन है कि बॉल को थोड़ा आगे तक जाना ही पड़ेगा। ठीक, तो बॉल थोड़ा आगे तक चली जाएगी। ये तो स्लोप तो कंटिन्यू है ना, मान लो यहां तक है, ये यहां तक है, आपने बॉल यहां से छोड़ी तो बॉल यहां तक आएगी। ये दूसरा केस था। तीसरा तो समझ में आ ही गया था, Yes. अभी ठीक है? Yes, sir. ओके गुड। सो हम क्या देख रहे हैं, ये सब क्यों बताया कि बॉडी की इनेबिलिटी है, इनेबिलिटी। Body has the inability to change its motion.
बॉडी के पास औकात ही नहीं है कि वो अपने मोशन को चेंज कर सके। है औकात बॉडी के पास? कोई औकात नहीं। बॉडी को जैसा मूव कर रहे हैं वैसा मूव कर रही है, और इसी इनेबिलिटी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। Law of inertia states that body has the inability to change its motion. बॉडी की एबिलिटी ही नहीं है कि अपने मोशन को चेंज कर पाए, जैसा छोड़ दिया वैसे मूव करती जा रही है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, और यू कैन डिफाइन द इनर्शिया एज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट और अपोज द चेंज इट्स रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। बॉडी की टेंडेंसी कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को वो अपोज नहीं कर सकती, ठीक है ना? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट और अपोज इट्स चेंज ऑफ रेस्ट और चेंज ऑफ मोशन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उस बॉडी के पास क्या है? इनर्शिया। Inertia is the property, right? Inertia is the tendency to oppose the state of change or state of rest or state of change in motion. तो inertia का कॉन्सेप्ट कहां से आया? हम देख रहे हैं ना, ये बॉल यहां से यहां हर जगह मूव कर रही है। बॉल पे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? बॉल की कोई औकात है कि अपने आप को रोक सके? नहीं रोक सकती। कौन रोकेगा इसको? फोर्स। तो इसी बॉडी की इनेबिलिटी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इसी बॉडी की इनेबिलिटी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। आज तक डेफिनेशन सबको पता थी भैया, लेकिन इसमें कंडीशन यही, हाँ ऑफ कोर्स द कंडीशन, बिल्कुल ध्यान रखिए, लॉज ऑफ मोशन हम पूरे के पूरे फ्रिक्शनलेस सरफेसेस के लिए पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? रियल लाइफ कंडीशंस इससे बहुत ज्यादा चेंज है, ठीक? आप उसमें मत पढ़िए, आप मेरी बात को समझिए। अभी हम फ्रिक्शनलेस सरफेस ले रहे हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट कर, थॉट एक्सपेरिमेंट नॉट पॉसिबल इन द एक्चुअल कंडीशन, नॉट पॉसिबल इन द एक्चुअल कंडीशन। अगर एक्चुअल कंडीशंस लगा दी तो इनर्शिया कॉन्सेप्ट खत्म, समझ में ही नहीं आएगा, राइट? तो पहले इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थॉट कंडीशंस हटानी पड़े, ठीक? तो इनर्शिया क्या है? बॉडी की इनेबिलिटी है। इनेबिलिटी मतलब बॉडी इज नॉट एबल टू डू समथिंग। व्हाट? बॉडी इज नॉट एबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अगर बुक 5 साल से एक टेबल पे रखी रहेगी, बॉडी हैज सम इनर्शिया, बुक हैज सम इनर्शिया। समझ रहे हो? आपने नोट्स बना लिए पहले 3 चैप्टर के, वो रखे रहेंगे, फॉसिल्स बन जाएंगे, जब तक आप उन्हें खुद उठा के नहीं पढ़ोगे। So external force is required from your side. Otherwise, that will become fossils. So inertia क्या है? Inertia is the inability. Ability नहीं, inability. Inability मतलब body is not able to do something. What? Not able to change its state of rest or its state of motion. Concept clear हुआ inertia का? इसके पहले पता था inertia concept क्या है? Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay, good. अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है भैया? नोट्स पर। हाँ बेटा। भैया, हाँ is this ABC surface is curve shaped? That is not curved. You can call it inclined. ये curved नहीं है, ये inclined है, ये straight line है और ये straight line, right? भैया उससे तो हाँ फिर भैया। फोर्स है ना फिर। Okay, थोड़ा सा तेज। क्या कह रहे हो बेटा? भैया जो अपनी सेकंड लाइन है उधर पे बॉल आके फोर्स कम नहीं हो जाएगा बॉल का? ये वाली लाइन कह रहे हो? भैया जब बॉल इस लाइन पे आएगी तो हिट करेगी, इसके कारण फोर्स कम नहीं होगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, बॉडी विल डू द यूनिफॉर्म मोशन ब्रो। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जहां पे आप यहाँ पे अपना ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट मत लगाओ। मैं पता है आप ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो कि बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करती है, राइट? फाइन, अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रही है तो यहाँ पे दूसरा फोर्स में लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी फोर्स हैज अ इक्वल एंड अपोजिट Reaction. राइट? तो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि ग्रेविटेशन लग रहा है तो ये हिट करने के बाद ग्राउंड भी तो इसको फोर्स प्रोवाइड करेगा ऊपर की तरफ मूव करने में, नहीं करेगा? अगर बॉल अगर बहुत ज्यादा तरीके से हिट कर रही है तो वापस आएगी कि नहीं आएगी? आप टेनिस बॉल को
ग्राउंड पे पटको, आपके हाथ में आती है वापस, आती है, कब नहीं आती, अगर नहीं आएगी मान लो थोड़ा नीचे हाथ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ग्राउंड में थोड़ा सा फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस पे पटकोगे, क्लियर। अपन अगर रियल केस में भी करेंगे तो बॉल चली जाएगी ऊपर। लिखो लिखो, द लॉ ऑफ इनर्शिया, हेडिंग डालो, द लॉ ऑफ इनर्शिया। आदित्य हेडिंग है द लॉ ऑफ इनर्शिया, अंडरलाइन कर। Galileo proposed that a body at rest will remain at rest and a body in motion, a body in uniform motion, a body in uniform motion over a frictionless surface will continue its motion full stop. Line change. He did a thought experiment. वैसे ये एक्सपेरिमेंट आपके पेपर में नहीं आता है, आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट बताया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी आई थिंक बहुत शॉर्ट में लिखा होगा। आपको इनर्शिया कॉन्सेप्ट समझ में आए कि बॉडी का मोशन बॉडी पे डिपेंड नहीं करता और बॉडी अपने चेंज को रेसिस्ट करने के लिए एक प्रॉपर्टी लगा रही है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, राइट। बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रही है और अपने चेंज ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन कर रही है, ठीक। और इन्हीं दोनों को मेंटेन करने के लिए जो बॉडी एक प्रॉपर्टी का यूज कर रही है, वो प्रॉपर्टी क्या है, ओके। सो क्या लिखा था, he did a thought experiment to give the law of inertia, which states that, बहुत अच्छे से लिखना, कोट एंड कोट लाइन चेंज करके, which states that, लाइन चेंज डबल कोट बनाओ, a body has the inability to change its state of rest, or uniform motion So what after state of rest? or uniform motion or its direction by itself. Line change, inertia. अब inertia की definition. The tendency of the body to
टू रेसिस्ट ब्रैकेट में लिखना अपोज, ब्रैकेट में लिखना अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. Sir, can you repeat it again? Of course, beta. The tendency of a body to resist ब्रैकेट में oppose any change in its state of motion. Sorry, in its state of motion. Yeah. ब्रैकेट में लिखना that means I state of rest or state of uniform motion. इन दोनों का मतलब ये, ब्रैकेट में लिखना state of rest और state of uniform motion. Bracket close. Is called the inertia of the body. Is called the inertia of the body. अब इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ो. जो समझा है वही लिखा है क्या? Yes, sir. चलो, फाइन इनफ. एक बहुत अच्छा कनेक्शन बता रहा हूं आपको. इनर्शिया को मेजर किसमें करते हैं? इनर्शिया का मेजरमेंट कौन बताता है? राइट? हाउ कैन यू मेजर इनर्शिया? आपने आज तक नहीं देखा होगा इनर्शिया को मेजर होते हुए. राइट? इनर्शिया का मेजरमेंट बताता है मास. इट मींस इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास. हाउ? हाउ? लेट्स, दो बॉडीज है, एक बी. बी वाली थोड़ी सी हैवियर है एज कंपैरिजन टू ए. राइट? दूसरी बॉडी थोड़ी सी हैवियर है पहले के कंपैरिजन. अगर ये रेस्ट पे है तो कौन सी बॉडी को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा? B. बी वाली. तो कौन सी बॉडी अपने मोशन को चेंज करने के लिए ज्यादा रेसिस्ट कर रही है? B. तो जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सॉरी, उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा. राइट? राइट. फिर से समझते हैं जिनको समझ में नहीं आया. दो बॉडीज थे, एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है. आप दोनों को फोर्स लगाओ, किस बॉडी को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा? बी. क्यों लगेगा? लगेगा, हमें पता है इसका मास ज्यादा है, इसको अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा लगेगा. ठीक है? मतलब कि कौन ज्यादा रेसिस्ट कर रहा है अपने चेंज ऑफ रेस्ट को? B. डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन क्या कह रही है? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट और अपोज द चेंज ऑफ इट्स रेस्ट. तो बॉडी बी क्या कर रही है? अपोज द चेंज ऑफ इट्स रेस्ट, ज्यादा कर रही है. मतलब जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया. इट मींस मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. समझ में आया? मास ऑफ अ बॉडी, लाइन चेंज करो, लाइन चेंज, पैरा चेंज, कोट एंड कोट. मास ऑफ द बॉडी अपने हिसाब से पेन वैन भी चेंज करते रहा करो अगर बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं तो. ब्लैक एंड ब्लू यू कैन यूज. राइट? मास ऑफ द बॉडी is a measure of inertia. Is a measure of inertia. ठीक है? कोट एंड कोट क्लोज. नीचे लिखना है इसका इलस्ट्रेशन, जिसमें आप भूलो ना, लिख लो 2-3 लाइन पर. इलस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को समझाना. मैं इलस्ट्रेट करने वाला हूं ऊपर वाली लाइन. ठीक?
कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी. सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर लाइन. Okay, mass of a body is a measure of inertia. Is a measure of inertia. Illustration. Consider two bodies A and B such that मतलब i.e. mass of body B is greater than mass of body A. ठीक है? Yes, The sir. heavier object will be difficult to move than the lighter one. The heavier object will be difficult to move than the lighter one. Full stop. It means object B resist the change in its state of rest. Resist the change in its state of rest more than the object A या body A. ये resist the change के बाद resist the change in its state of rest more than body A. Therefore, या hence inertia of body B is क्या होगा? Greater than body. Greater than body A. Right? देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया. अब तो सब हलवा पूरी. इनर्शिया क्लियर हो गया, मतलब फर्स्ट लॉ तक अब सब हवाबाजी और बस कुछ. लिखो क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ इनर्शिया. टाइप्स ऑफ इनर्शिया हेडिंग डालो. फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सेकंड, अभी सेकंड मत लिखना, इनर्शिया ऑफ मोशन. थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. देखो डेफिनेशन कितनी सिंपल है. जो इनर्शिया की डेफिनेशन लिखी है ना, उसको तीन भाग में डिवाइड कर. द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट और अपोज द चेंज इन इट्स position of rest is called inertia of rest. The tendency of the body to change or oppose its change in its uniform motion is called inertia of motion. The tendency of the body to resist or oppose the change in its direction is called inertia of direction. कुछ नहीं किया उन्होंने, हवाबाजी बस. फिजिक्स यही नौटंकी तीन में डिवाइड कर दिया. तो क्यों डिवाइड किया? लेट मी टेल यू. देयर आर लाइफ एग्जांपल्स और तीनों के केसेस अलग अलग है. दैट्स व्हाई दे डिवाइडेड. राइट? पहले का एग्जांपल देखते हैं. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट? किसी को पता है? एनीवन? क्लास 9th में पढ़ा है आप लोग? नहीं? बस में आप बैठे हो,
जैसे ही बस स्टार्ट होती है, आप ऐसे बैठे हो, आप ऐसे पीछे हो क्या होते हो? यस सर, Yes, sir. आप Yes. इनएक्टिव से बैठे हुए हो, Backward. जैसे ही बस स्टार्ट होगी आप पीछे हो क्या होगे? क्यों? बस आ गई मोशन में, तो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी था वो बस के साथ कनेक्ट था, वो तो मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी किस पे था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था, तो वो आ गया, तो बॉडी पीछे नहीं हुई है, पैर आगे हो गए। समझो इस चीज को, क्या हुआ यहाँ पे? हम बैठे थे आराम से इनएक्टिव से, बातें हवा बल से, दुनिया भर की बातें, क्या हुआ? बस एकदम से स्टार्ट हुई, तो हम क्या होते? पीछे को होते। अरे हम पीछे नहीं होते, बस आगे होती है, और बस के साथ हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो आगे होता है। इसका मतलब ये है कि द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन द मोशन, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेंटेनिंग द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? आपकी ऊपर की बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही है, वो अभी मोशन में नहीं आई, उसको टाइम लगेगा, बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट और अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है? चेंज को क्या कर रही है? रेसिस्ट कर रही है, अपोज कर रही है। मुझे नहीं जाना आगे, आई एम रेसिस्टिंग दिस चेंज ऑफ बस, द मोशन ऑफ बस। समझ में आया एग्जांपल? सबको समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल देखो, जब भी आप किसी भी कांच वाले शीशे को बुलेट से हिट करते हो, बुलेट मतलब शॉर्ट बुलेट, तो एक छेद करके सीधी निकल जाती है, यस और नो? कभी पत्थर मार के देखो उस कांच में, कभी पत्थर मार के देखो, पूरा का पूरा शीशा क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप बुलेट से हिट करते हो तो एक बहुत से छोटे टाइम के लिए बहुत ज्यादा वेलोसिटी से क्या होती है? वो बुलेट पास हो जाती है। तो जो पूरी बॉडी है, मान लो जो पूरा पैन है कांच का, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को क्या करता है? मेंटेन करता है। अगर कोई बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से उस कांच की तरफ कोई बॉडी मूव करेगी तो वो छेद करके निकल जाएगी। Why? Because the whole body is maintaining the inertia of rest. But in case of stone की वेलोसिटी कितनी? ये मारा, तो ज्यादा टाइम के लिए कम वेलोसिटी वर्क कर रही है, तो ज्यादा एरिया कवर कर लिया उसने, तो पूरे का पूरा कांच क्या हो गया? टूट। ठीक, दिस इज द सेकेंड एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आया? Yes, sir. So, ओके गुड। तो अगर समझ में आया तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल दो। भैया जैसे अगर बस चल रही है और सर, जब वो जब स्टॉप बस हो गया suddenly तो रुक एक मिनट, ये छपरी मार्केट मत बनो, एक एक कर, सबको पता है, बोलो बोलो बोलो, अब कोई नहीं बोलो, एक एक करके बोलो, मत बोलो, आदि बोलो। हाँ, वेरी गुड जैद, आगे की तरफ, एक्सीलेंट। यही तो एग्जांपल पता थी मुझे, तुम लोगों ने बता दिए, मैं कौन सा बताऊंगा ये नहीं समझ में आ रहा। चलो हाँ, ऑनलाइन वालों, हाँ अंशिता। So when we jump on the ground, our feet they remains in rest, but our rest of the body is still tends to remain in the motion. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, गुड एग्जांपल। ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, चल रही है बस, हम बैठे हुए हैं, जैसे ही बस रुकेगी आगे की तरफ, जैसी बस रुकी आगे की तरफ, या जैसी कार रुकी आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, राइट? तो जैसी बस रुकी तो क्या हो गया? रेस्ट पे आ गई बॉडी, लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी? इनर्शिया ऑफ मोशन को क्या करेगी? मेंटेन करेगी, तो आगे की तरफ मूव हो जाएगी। Our body is resisting the change in its state of motion. बॉडी क्या थी? फॉरवर्ड मोशन में थी, आपने ब्रेक लगाया, बॉडी को कुछ फर्क पड़ रहा नहीं, बॉडी तो ऐसे होगी, बिकॉज बॉडी अपना चेंज ऑफ मोशन को क्या कर रही है? मेंटेन कर रही है। Maintain. पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, कभी भी ट्रेन जब धीरे होती है, स्लो होती है, तो हम क्या है? चलती ट्रेन में से उतरने की कोशिश करते हैं, तो आप जैसे जमीन पे पैर रखते हो आपकी बॉडी आगे की तरफ पिटती है, क्योंकि ट्रेन इज इन मोशन, योर बॉडी इज इन मोशन, therefore your body will maintain
द चेंज या चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। आपके पैर रेस्ट पे आ गए, लोअर बॉडी, लेकिन आगे की बॉडी तो ऑलरेडी मोशन में है ना, तो वो तो आगे की तरफ खिंच जाएगी। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। समझ में आया इनर्शिया ऑफ मोशन? आया? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। पता नहीं, कभी किया नहीं, ठीक है, करना भी मत, ये सारे स्टेप्स ट्राई नहीं करने, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कोई एग्जांपल दे तो कौन? भैया जैसे क्रिकेट में अपन ने बॉल डाली, तो जैसे बॉल डाली तो बैट से किसी ने उसको hit किया, तो इस डायरेक्शन बॉल। एक मिनट, प्रेम शंकर कह रहा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन फिर से बता दो। अभी तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बताया ही नहीं मैंने। क्या चल क्या रहा है? सॉरी, ओके। अर्थ इज गिविंग सम एग्जांपल। अर्थ, यूज योर माइक बेटा। Sir, it is tough to rotate the steering wheel of a car. It is tough to rotate the steering wheel of a car. How it is the example of inertia of direction? Explain. Explain. I mean, okay, fine. This is a good example. If there is it is a difficulty in, rotate the wheel, steering wheel of a car. But how it is an example of inertia of direction? Sir, may I? Of course, Suyash. Sir, a steep turn, any vehicle at the time of a steep turn. The other turn, suppose our body is going in the, so we will go in the opposite to the direction. Very good. Due to the inertia of direction. यही एग्जांपल मैं देने वाला था। और किस किस के दिमाग में ये वाला एग्जांपल आया था? सर ये एग्जांपल तो पढ़े था हम लोगों ने 9th में। हाँ, पढ़े होंगे, ऑफ कोर्स पढ़े होंगे। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं कुछ नया पढ़ा, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ इसलिए तुम लोग। यही सर जो एग्जांपल दे रहे सर, यही एग्जांपल्स पढ़े हैं सर, टीचर्स ने ये एग्जांपल्स ही बताए थे। हाँ, तो बता, तो एग्जांपल्स हैं ये तो क्या नए बना दें? तो यही बताएंगे, ठीक है। होता क्या है, जब भी बस टर्न लेती है, देखते हो, तो अपन ऐसे पकड़े ना, टर्न के अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हम तो अपना मोशन है ना स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे। वी आर मेंटेनिंग दी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। वो तो बस ने सडनली टर्न ले लिया, तो हमारी बॉडी टर्न के अपोजिट डायरेक्शन में फिरती है कि नहीं फिरती? Yes, sir. Because the body is maintaining the inertia of direction. वो तो अपना स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है यार, बस ने सडनली डायरेक्शन चेंज किया, तो आपकी बॉडी क्या होगी, जिस डायरेक्शन में बस चेंज हुई उस डायरेक्शन में कभी नहीं फिरती, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपन ऐसे से होते हैं। So the body is maintaining the state of direction of inertia, right? तीनों समझ में है? हाँ या ना? Yes, हाँ, sir. हाँ भैया। माइक मास्क निकाल के बोलो। किसमें? सर्कुलर मोशन। एक्सीलेंट एग्जांपल। एक क्या ले तुम, स्ट्रिंग, उसमें पत्थर लगाओ और स्ट्रिंग को घुमाओ पत्थर को। जैसे स्ट्रिंग टूटेगी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा, पत्थर फिक जाएगा। क्यों? बिकॉज द पत्थर इज मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ inertia of direction. Very good example. Very good. एक सर्कल में स्ट्रिंग में पत्थर बांध के घुमाओगे, अगर वो पत्थर धोखे से टूट गया या स्ट्रिंग धोखे से बीच में से टूट गई, तो वो सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में पत्थर क्या होगा, फिक जाएगा। बिकॉज द पत्थर इज मेंटेनिंग द inertia of direction. गुड गुड, ठीक, क्लियर हो गया ये तीनों? शाबाश। Yes, sir. अब न्यूटन्स का पहला लॉ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा कोई क्लास में बच्चा जिसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं पता? No, sir. बताओ, कोई भी हो ऐसा सिंगल क्लास में, बोल दो, कोई भी बोल दो, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इतनी देर से वही तो पढ़ रहे हैं, क्या क्या किया न्यूटन ने आके? So the body at rest remains at rest and the body in motion remains in motion until and unless any external force is applied. ओके गुड। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा अपन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब अपन 11वीं में आते हैं।
एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या हो जाएगा? नेट एक्सटर्नल. The body will maintain its state of rest or state of uniform motion until unless or compelled by the net external force. External force और net external force में difference ठीक. एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, ये बुक के ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है ये, और एक फोर्स लगा रही है टेबल अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन. सो देयर आर एक्सटर्नल फोर्स वर्किंग ऑन दिस बुक, बट द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, राइट? बट द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. तो हमने कहा था थोड़ा सा डीप में जाएंगे. तो अब पहले लॉ में एक हल्का सा चेंज हुआ. देयर इज नॉट अ एक्सटर्नल फोर्स बट अ नेट एक्सटर्नल. नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो, राइट? नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस तो बहुत सारे लग सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. समझ रहे हो? इसमें 5, 6, 7, 8 मैं कहता हूं एन नंबर ऑफ फोर्स लगे, अच्छे बड़े बड़े लार्ज फोर्स लगे, लेकिन अगर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग गए तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? जीरो. तो बॉडी विल मेंटेन इस स्टेट्स ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. ठीक. हाउएवर बाद में डील करेंगे, पहले लिखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट. लिख लो, नोट्स तो बनानी है बिल्कुल, यानी घर जाके बना लेंगे. द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी. Sir, please wait. प्लीज वेट. Just Now you don't. Okay. There are 44 और 45. ठीक है, 2-3 जो नए होंगे वो आ रहे जा रहे होंगे. फाइन इनफ. 8-10 3 के साथ अपने वाले तो सारे हैं, है ना? So nobody will leave the class until unless I will take the attendance. right? ध्यान रखना इस बात का. I just want to know कि who has missed the first class of laws of motion, right? Bhaiya, हाँ मानवी. please explain this net external force again. Okay, but just don't worry. We will start the first law of motion again from tomorrow. So I will explain it again. ठीक है? Just don't worry. Okay. लिखो. Inertia of rest. The tendency of the body. The tendency of the body to resist or oppose. लिख ली होगी definition को. To resist or oppose the change in its state of rest. It's called inertia of rest. Inertia of rest. Example number 1. भैया प्लीज रिपीट. Okay. The tendency of the body to change in its state of rest. नहीं. The tendency of the body to resist or oppose the change in its state of rest is called inertia. Right? Example number 1. When a bus suddenly starts moving forward, when the bus suddenly starts moving forward, the passengers fall backward. The passengers fall backward because the upper part of the body
opposes the upper part of the body, opposes the change in its state of rest. Change in its state of rest. Full stop. ब्रैकेट में लिखना inertia of rest. Inertia of motion. Second. Inertia of motion. डेफिनेशन तो पता ही है, सेम एज अबव. चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट की जगह लिख रहे हैं ना चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो. एग्जाम्पल लिखो, दैट इज इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल. द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड The passenger fall forward when a fast moving bus stops suddenly because ऊपर वाले को उल्टा लिख लेना. The upper part of the body opposes the change in its state of motion. Opposes the change in its state of motion. चलो ठीक है, 5 बजे से क्लास की है.